छात्रों के भविष्य की बड़ी जंग, इसी पर चर्चा करेंगे। विषय नीट यूजी तक सीमित नहीं था, नीट पीजी भी आ गया, स्थगित करना पड़ा, एनटीए के डीजी को बदलना पड़ा और तमाम फैसले लेने पड़े जिससे कि भविष्य में जो गलतियां हो रही ना हो। लेकिन जो मामला था ना, अब वो बिगड़ चुका है। अब सीबीआई जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और इस पूरे लीक तंत्र का भांडाफोड़ हो, यही सब लोग चाह रहे हैं। ये हम भी चाह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग सलाखों के पीछे हों और उनको ऐसी कठोर सजा मिले कि वो दोबारा, या उनको देखने वाले लोग, जो उनको फॉलो करने वाले लोग, ब्लैंक पेपर को भी बाहर लाने में घबरा जाए। आज बात इसी पे करेंगे, छात्रों के भविष्य की बड़ी जंग। भविष्य की बड़ी जंग, सड़क पर छात्र संघ। बहुत सालों बाद हमने ये देखा है जब छात्र संघ एक्टिव हो गए। बचे ही नहीं है दिल्ली और 2-3-4 जगह और छात्र संघ है, वरना कहीं कोई एक्टिव है नहीं अब, और है भी तो कैसे एक्टिव है सबको पता है। खैर, मुद्दा छात्र संघ नहीं है, मुद्दा है नीट यूजी मामले में विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को रद्द करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उधर सीबीआई भी एक्शन मोड में आ चुकी है। देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शख्स से पूछताछ की। नेट पेपर के एक हिस्से को कथित तौर पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर पोस्ट करने के मामले में सीबीआई ने पटौना कोतवाली में संदिग्ध से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने राजस्थान के कोटा में नेट की कोचिंग की थी। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई ने गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पेन पेपर मोड में यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित कराया था। हालांकि एग्जाम में गड़बड़ी का पता चलने पर शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जारी विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं को मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। इससे पहले यूजीसी नेट एग्जाम की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। बता दें कि छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई और ईडी जांच की मांग की थी। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। कई नेताओं के और कई छात्र संघ के अध्यक्षों के बयान हैं, वो बारी बारी करके सुनिए। जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चे को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। तो बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। पूछताछ चल रही है। बच्चा कहाँ रहता था, क्या कर रहा था? नीट की तैयारी कर रहा था, कोटा रहता था, तो लखनऊ रहता था, अभी कोटा भी पढ़ा है, लखनऊ भी। किस मामले में आई है जो सीबीआई? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, अब जो है सारे पेपरों को रद्द किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा गंभीर मामला है और इस पे हमने पहले भी कहा, जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य रही हैं, चाहे राज्य सरकार में हो तो वहाँ पेपर लीक होता है, केंद्र सरकार में हो तो केंद्र सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। ये गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये धंधा काफ़ी दिनों से चालू है। आपने भी देखा, हम लोगों के सरकार में जाने के बाद बिहार में शिक्षकों की जो बहाली वाली जो तीसरा चरण में निकलना था, वहाँ भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद रद्द करना पड़ा। तो ये गंभीर मसला है, इस पे जो दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी की सरकार तो जब से बनी है तब से रेल हादसे हो रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहे हैं,
हर तरीके से जो है पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बार एक परीक्षा होती है और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, फिर कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई होती है और फिर वो मामला ठंडा हो जाता है, कोई देश के बाहर भाग जाता है जिस पे आरोप होते हैं, और अब फिर से एनटीए जो डीजी हैं उनको हटाया गया है उनके पद से। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकारमय नहीं होना चाहिए। जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उन सभी परीक्षाओं की जल्द से जल्द तारीख घोषित की जाए, उन परीक्षाओं को पुनः कराया जाए, पुख्ता रूप में कराया जाए, जिससे भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो सके, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो सके। लगातार जो धांधलियां देखी कि जहां एक तरफ नीट यूजी में धांधली हुई, उसके बाद यूजीसी नेट में, उसके बाद सीएसआईआर नेट को पोस्टपोन कर दिया गया, और जो सरकार को कदम उठाना था एनटीए पर, पूरी की पूरी एनटीए पर, तो उसने क्या किया कि सिर्फ उसके डीजी को स्थानांतरण कर दिया, उसके डीजी को हटा दिया। जब उसके एनटीए के जड़ में खराबी है तो उसके डाल को काटने से क्या होगा। हम ये बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप एनटीए को निरस्त कीजिए, एनटीए को खत्म कीजिए, किसी भी बिचौलियों की जरूरत हमें नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस सरकार के अंदर 2 और एग्जाम होने थे इस एनडीए सरकार में, जहां एक तरफ नीट पीजी का कल एग्जाम होना था, उसको आज पोस्टपोन कर दिया गया। छात्र दूर दूर जाते हैं परीक्षा लिखने के लिए, तो उनका कोई ख्याल इस सरकार को नहीं आया, इस एनडीए सरकार को नहीं आया। और वही बिहार में टेट के भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो पूरी तरह से ये सरकार लग गई है, एनडीए की सरकार लग गई है छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंपने। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा नीट पीजी परीक्षा स्थगित किए जाने के कारण से आज छात्रों के मन में आक्रोश भी है और छात्र आज दुखित भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यदि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पास किसी भी प्रकार की कोई इनपुट रहा हो, किसी प्रकार की कोई आशंका रही हो जिसको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है, तो विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि वो कारण कौन से रहे जिनको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया। विद्यार्थी जानना चाहता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो कार्रवाई है और उसके आधार पर जो परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए। ये आज परीक्षा के नाम पर मजाक का एक वातावरण देश के अंदर में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आज कितनी यात्रा करके शहर के अंदर में होटल बुक करते हुए, रूम बुक करते हुए परीक्षा की तैयारी में छात्र लगे होंगे और अचानक परीक्षा रद्द करने का निर्णय आता है। छात्रों के मन में बहुत ही पीड़ा है। मुझे लगता है कि परीक्षा के प्रति इस प्रकार का मजाक न बनाया जाए और परीक्षा की गंभीरता इस देश के अंदर में बरकरार रहे, बहाल रहे। इस प्रकार के ठोस निर्णय करने की दिशा में भारत की सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी नीट पीजी का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया। अगर सरकार को डिपार्टमेंट को एग्जाम पोस्टपोन करना था तो 2-3 दिन 4 दिन पहले पोस्टपोन कर देते। अब लास्ट मोड पे एग्जाम पोस्टपोन करके छात्रों के फोन तक आने शुरू हो गए हैं। कोई दिल्ली का छात्र आगरा में फंस गया है, कोई छात्र गांव से आके किसी और दूसरे शहर में फंस गया है। छात्रों के अंदर गुस्सा भी है और डर भी है कि क्या देश में भद्दा मजाक चल रहा है हमारी शिक्षा के साथ। तो कुल मिलाकर अब छात्र जो हैं वो परेशान हो गए हैं। वो सिर्फ नीट के नहीं, जितने भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे डर है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यूपीएससी के पेपर को बख्श देना। और उन सारे शिक्षा माफियाओं को मैं कहना चाहूँगा कि जो तुम कर रहे हो ये बहुत थोड़े दिन का कार्य है। तुम्हें जो सज़ा मिलने वाली है उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ये 80-90 लाख बच्चों का भविष्य तुम बर्बाद करने निकले हो। ये बच्चे और इनकी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद करने वाली हैं और तुम्हें वो सज़ा मिलेगी जो एक नज़ीर पेश करेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शुभम आनंद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं फाइमा के, और एक ये वो संस्था है जो डॉक्टर्स के हित में काम करती है और लगातार नीट पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। अविरल मलिक हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नचिकेत भाटिया हैं। बता दूं डॉक्टर नचिकेत सबसे पुरानी नीट की जो तैयारी कराती है उस कोचिंग के सीईओ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका।
मैं फिर जुड़ूंगा। सबसे पहले डॉक्टर शुभम आनंद के पास ही चलूँगा। कितना मुश्किल होता है शुभम कि आप जब आप सारी चीज़ें कर रहे हो, एक आप तो डॉक्टर, आपने भी यही सब चीज़ें क्लियर की हो सकता है आपने CPMT क्लियर किया हो, लेकिन एक आज के टाइम पर इस तरीके से पेपर अब हम तैयारी कर रहे हैं, आपके भी कई जूनियर्स तैयारी कर रहे होंगे PG के लिए, लेकिन अब मसला क्या है कि जहाँ पर पेपर एक दिन पहले रात में मैसेज आया पोस्टपोन हो जाना। मेरे पास तो खैर टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि अगर आप सवाल चाहते हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरे पास तो बाकायदा मैसेज भी आ गया। खैर हम नीट के तो नहीं, लेकिन स्थिति क्या बनती है, बच्चे कैसे परेशान होते हैं, चाहे वो UG हो चाहे PG हो। एक मेंटल प्रेशर तो पड़ ही जाता होगा यार, तैयारी कर रहे थे और ये हो गया। देखिए नीट यूजी और नीट पीजी एक बहुत ही अलग एग्जाम है, दोनों को साथ में इक्वेट इंडिया में नहीं कर सकते। नीट यूजी 25 लाख विद्यार्थी उसमें अपियर होते हैं और वो ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। सॉरी, नीट यूजी। और नीट पीजी जो होता है उसमें 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी अपियर करते हैं और ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। तो जाहिर सी बात है इस एग्जाम को कंडक्ट कराना ज़्यादा आसान है अधिकारियों के लिए। नीट यूजी जो होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, NTA। नीट पीजी जो होता है वो NBE कंडक्ट कराती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। NBE का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इन मामलों में काफ़ी बेहतर रहा है बाकी किसी भी परीक्षा कंडक्ट करने वाली संस्थाओं से। तो ये समझ से परे है कि कोई एग्ज़ाम इसका, देखिए पेपर लीक की जो आप बता रहे हो टेलीग्राम पे, ऐसे स्कैमर्स और स्पैमर्स हर साल आते हैं। वो हर साल कुछ भोले भाले मासूमों को ठगने का प्रयास करते हैं, पर इसको सरकार ने इतनी अधिक सीरियसली ले लिया क्योंकि सरकार को शायद लग रहा हो कि अगर ये खबर सच हो तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक एम्बेरसिंग, बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा, क्योंकि अभी नीट यूजी का जो विवाद है वो अभी थमा ही नहीं है, एक और विवाद उपजने ही वाला है। ऐसा सरकार शायद भयभीत हो के मुझे लग रहा है उन्होंने ये कदम उठाया। बट लेकिन सरकार का ये कदम ये बताता है कि सरकार जमीनी हकीकत से कितना दूर है। आप ये देखो कि जो विद्यार्थी अलग अलग शहरों में, देश भर के 300 शहरों में हो रहा है ये एग्ज़ाम, होने वाला था ये एग्ज़ाम, अलग अलग शहरों से लोग आके इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, कोई 1 दिन पहले, कोई 2 दिन पहले, कोई फ्लाइट, कोई ट्रेन से आ रहा है, होटल लेके रह रहा है, उसने अपना इतना इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद ये अगर करना ही था तो थोड़ा समय रहते पहले कर लेते ये चीज़, अगर इस पर कोई एक्शन लेना ही था। ये कुछ घंटों पहले पहली बार तो जब ये खबर आई तो हम लोग के पास कॉल्स पे कॉल अक्सर आने लगे कि इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको लग रहा था ये फेक न्यूज़ है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें और साफ हुई, मिनिस्ट्री ने खुद, मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये बातें जब शेयर की तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये एक्चुअल में सच्चाई है इस बात में, जो कि सच में मानना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, और ये सच्चाई इसलिए मानना मुश्किल था क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि नीट यूजी के बाद मुझे लगता चीज़ें बदली होंगी कि भाई वो बवाल चल रहा है तो ये पेपर हम सही से कंडक्ट करा देंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अविरल मलिक हैं, बीजेपी के नेता हैं, कुछ और अधिक चीज़ें बता देंगे। अविरल जी, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आज पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है, बात आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, मैं बहुत छोटे, मैं तो बात करूँ तो अगर 10वीं का पेपर भी लीक हो जाए तो कष्ट होता है। ICSE का पेपर अभी मैं तो इंग्लिश का लीक हुआ तो जो बच्चे परेशान हो गए थे, बेचारे रोने लगे। अगर उस एज में भी पेपर लीक हो रहा है और जब हम डॉक्टर चुनने हैं और जो डॉक्टर बन गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके साथ भी दिक्कत हो रही है, तो सच में शिक्षा का स्तर, मैं फिर कहूँगा, बिल्कुल गिर चुका है। वो ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा। हम दुनिया भर की बातें कर लें लेकिन शिक्षा पर हम ध्यान नहीं दे रहे, ये तो अब पता चल गया है। जी नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से दुख का विषय है, परंतु जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इस विषय को गंभीरता के साथ लिया गया है, एक प्रकार से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, इस विषय को भी देखना बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से सरकार के ऊपर विशेष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग या कांग्रेस के लोग इस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से हमने इस विषय को गंभीर रूप से लिया है और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी दोषी, कोई भी अपराधी किसी भी हद तक बच नहीं पाएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए।
कांग्रेस के लोगों को भी, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी और अन्य लोगों को भी जो भी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए। और सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर उत्तर देने के लिए तैयार है, सकारात्मक चर्चा के लिए हम निश्चित रूप से तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से ये नकारात्मकता फैला रहे हैं या जिस तरीके से इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, इस विषय को उठाकर ये वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि इनकी सीटें कुछ भविष्य में बढ़ जाएंगी, वोट परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा। जनता सब जानती है, जनता इस बात को समझती है। जनता को जिस प्रकार से मूर्ख समझने का कार्य करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो। एक सेकंड अविरल भाई, बीजेपी 12 महीने 24 घंटे चुनाव मोड पे रहती है। एक लाइन में आपने ना एक शब्द पेपर लीक पर आपने कहा बिल्कुल दुखद घटना है, इंडी गठबंधन के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान पर कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट अगर किया हो ना, जब से शिक्षा मंत्री रहे, पहले रहे, सब कुछ देख लीजिए, अगर एक ट्वीट किया हो तो मुझे भेज दीजिएगा। शिक्षा नीति पर कौन कितना मुखर है ये मैं दोनों पार्टियों से पूछ लूंगा, तो दोनों लोग के कपड़े उतर जाएंगे। शिक्षा नीति पर कितना काम होने का काम किया है। आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो ना, तो यूनिवर्सिटी में कितना बच्चा पढ़ रहा है इसकी जानकारी नहीं है किसी को, कौन पढ़ा रहा है ये भी जानकारी नहीं है। सिर्फ आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हो। अगर हम सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और ये विपक्ष के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? मैं राजनीति के मोड पे बिल्कुल नहीं हूं। मैं बस सवाल ये है कि ये जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, पेपर लीक बिल्कुल हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, एक एमसील आता है लीक रोकने के लिए, ना हो तो लेके लगवा लीजिए जहां से भी लीक हो रहा है, चलवा दीजिए बुलडोजर, क्योंकि आपकी सरकारें चलाती हैं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। सीबीआई ने 420 120 में मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं गारंटी के साथ कि अगला पेपर भी एनटीए नहीं करा पाएगा, चाहे वो 10 महीने बाद करा लीजिए आप। क्योंकि जो उसके जोशी जी थे वो तो हर जगह जहां गए वहां पे घोटाला हुआ, उसके बाद उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाने की तैयारी थी। अरे कब तक करेंगे भाई? 43 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं अब तक, अभी भी इंडिया गठबंधन, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी। अरे धर्मेंद्र प्रधान ने पहले कहा कि नहीं है, पेपर लीक ही नहीं है, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस की बात ही क्यों करूं? 10 साल से तो आप हैं। जवाब आप देंगे कि कांग्रेस देंगे कि राहुल गांधी देंगे? शिक्षा पे बोलने को तो तैयार हो जाओ भाई। घूम फिर के वही राजनीति, वही वोट बैंक, वही यही वोट बैंक है। 90 लाख बच्चे सड़क पर है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आप बस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक अटके रहो। अविरल जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी से ऊपर देश है, और देश के वो बच्चे हैं जो डॉक्टर और टीचर बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ये घूम फिर के घड़ी राहुल गांधी पे क्यों आती है? हटा, अरे वो छोड़िए उनको, 100 सीटें अपना जो करना हो करें जाके। इसीलिए तो आपको चुना था कि आप एक अच्छी व्यवस्था देंगे। जी मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि नीट जो कल का पेपर जो लीक हुआ है वो नीट पीजी है जी, ठीक है। नीट पीजी ऑनलाइन बेस्ड है, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो पेपर कहीं बन के आया वहां से लीक हो गया। ये टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे होता है, जो कि एक हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका तो अंदेशा आप नहीं, इसको कोई प्रमाणित रूप से नहीं बोल सकते कि ये पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल किया गया। लेकिन ये सरकार का मेरे ख्याल से एक भय, एक डर था कि अगर ये इसमें जो ये सोशल मीडिया पे कुछ चीजें चल रही है, अगर ये सच्चाई हो तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता। मैं इसमें एक बात आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो 2.5 लाख परीक्षार्थी होते हैं नीट पीजी में, ये एमबीबीएस पास करके इसके एस्पिरेंट्स बनते हैं। आज के डेट में अगर एक कोई एमबीबीएस का विद्यार्थी है, अगर वो कमाना चाहे तो वो आराम से 1 लाख रुपए महीना आराम से तनख्वाह कहीं भी वो उठा सकता है। लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ के पूरी साल लग के डट के तैयारी करता है कि वो स्पेशलाइजेशन एमडी या एमएस कर पाए। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप ये देखिए कि आप इस परीक्षा को जो आपने डिले किया, आपने 2.5 लाख डॉक्टर्स को मेन स्ट्रीम से आप और दूर रख रहे हो। अगर ये आज एग्जाम हो गया होता तो ये 2.5 लाख डॉक्टर्स में कई सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मेन स्ट्रीम में आके अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। तो आप ये देखो कि इससे हेल्थ केयर पे कितना बड़ा असर होता है। और ऊपर से एमबीबीएस करने के बाद भी अगर एक डॉक्टर आज के डेट में अगर उसको घर परिवार से पैसे मंगाने पड़े अपना जीवन यापन करने के लिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो क्या सकती है?
बिल्कुल अविरल जी जवाब क्योंकि दीजिए। जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो घर कमा तो रहे हैं नहीं, अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अभी अपने घर परिवार पे आश्रित है फाइनेंशियली। अविरल जी। जी देखिए, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, और उसके साथ साथ विशाल जी आपने जो कहा उसके साथ भी मैं सहमत हूं। लेकिन जिस प्रकार से आपको भी महसूस होता होगा, आपको भी लगता होगा, जिस तरीके से इस विषय का विपक्ष को, मैं कह रहा हूं विपक्ष, जिस तरीके से इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है, ये कहीं से भी उचित मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन जहां तक बात है सवाल पूछना और सवालों के उत्तर देना, तो वो बिल्कुल हमारा काम है। हम सवालों के उत्तर अवश्य दे रहे हैं और देने चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सकारात्मक सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। इन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मजबूत होना चाहिए विपक्ष को, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये जिस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। सरकार ने किस गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लिया है, सरकार की क्या नियत है, इस बात को देखना चाहिए। हमारी एक ही नियत है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए, और इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी सरकारों में क्या हुआ करता था, अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो उसके बाद मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षित किया जाता था, अपराधियों को बचाया जाता था। इस विषय को लेकिन ये नहीं बताएंगे, शिक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन शिक्षा पर चर्चा केवल 2014 तक ही करेंगे। 2014 से पहले के भारत की कभी ये चिंता नहीं करेंगे, कभी उस विषय पर ये चर्चा नहीं करेंगे, और इस विषय पर ये कभी चर्चा नहीं करेंगे जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल किया गया था, प्रोफेसर के साथ क्या कुछ किया गया था, उस विषय पर कभी चर्चा नहीं की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक पांडे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। जी दीपक जी, अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो ही हम आपकी बात को सुन पाएंगे। जैसा कि भाई साहब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, साथी महोदय कह रहे हैं, हमारी 2014 से पहले सरकारें थी, जो भी हुआ ठीक है। आज विगत 10 वर्षों से तो आप सत्ता शासन में हैं। अगर आप युवाओं के विषय में सोच रहे होते तो लगातार हर वर्ष क्या कहते हैं कि आप जितने भी पेपर बनाते हैं सारे लीक हो जाते हैं। इस तरीके से तो आपकी पार्टी को केवल लीक पार्टी नाम रख देना चाहिए। भाजपा हटा करके केवल लीक पार्टी, जो भी पेपर है युवाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मुद्दा है केवल लीक पेपर का, लेकिन भाई साहब बात कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी की, हमारे बहन प्रियंका गांधी जी की। जिस तरीके से ये लोग केवल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं, उसका जवाब लोकसभा के चुनाव में इनकी पार्टी को मिला है, लेकिन अभी भी नहीं चेत रहे हैं। हमारा मुद्दा केवल और युवाओं की भविष्य का है। हमारा मुद्दा है राजनीतिक नहीं है, किसी भी दल का हो। उस गरीब परिवार के बच्चे से पूछिए, उसने 1-1 रुपया जमा करके कहां से क्या कहते हैं कि अपना फॉर्म भरा, और किस तरीके से ट्रेवल की व्यवस्था करके ट्रेन से दूसरे से माध्यम से कर्ज लेकर के आदमी दूसरे शहर जाकर के पेपर देने के उतारू है। आप चंद घंटों पहले, एक दिन पहले आप पेपर लीक का बहाना करके क्या कहते हैं, आप उसको कह दे रहे हैं पेपर आगे होगा। अब उस व्यक्ति से पूछिए जो कर्ज लेकर के अपने भविष्य को सजोने के लिए गया था, उस व्यक्ति के परिवार के दर्द से पूछिए। आपकी सरकार में अगर माफिया इस तरीके से शिक्षा पे कायम है तो आप हमारी सरकार से, क्योंकि हम नहीं है, ये तो यहाँ कुछ भी होता है तो बोलते हैं जवाहर नेहरू जी से पूछिए, महात्मा गांधी जी से पूछिए। सरकार में आप है, जवाब आपका देने का काम है, हमारा काम नहीं है। हम जवाब पूछेंगे और डंके की चोट पे पूछेंगे, आपसे गलत नहीं पूछ रहे हैं। आप जो कर रहे हो उसके विषय में हम पूछ रहे हैं, और आप 70 साल पुरानी बात करते हैं और हम आज की बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज की इंडिया की बात करते हैं, प्रियंका गांधी जी आज के भारत की बात करते हैं, सपनों के भारत की बात करते हैं। और आप लोग केवल सपने दिखाते हैं और उसको शिक्षा में क्यों नहीं बढ़ोतरी कराना चाहते हैं। मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहता हूं, अगर शिक्षित हो जाएगा हमारा युवा तो हिंदू मुस्लिम कैसे खेलेगा, इनके वोट बैंक का क्या होगा। जिस प्रदेश में आज शिक्षित है युवा, उस प्रदेश में इनके वोट बैंक की आप स्थिति देखिए। केवल मात्र हमारे हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए, उनकी मानसिकता को क्षुण्ण करने के लिए ये पेपर लीक हो रहा हो, इसमें पूर्ण रूप से सरकार लिप्त है। मैं कुछ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के तनुज दीक्षित हैं। तनुज दीक्षित से थोड़ा जो कानूनी दावपेच हैं उन पर बात कर लेता हूं इस पूरे मामले को लेकर। नीट पर सीबीआई जांच की मांग की एक याचिका, जहां तक पिछली बार जब आप जुड़े थे आपने बताया था कि सीबीआई जांच की एक याचिका लगी हुई है और वो सीबीआई जांच हो गई। 420 120 भी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अभी फ़िलहाल अज्ञात पर है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और इस पर जल्द ही और धाराएं गंभीर बढ़ाई जाएंगी। कोर्ट का क्या फैसला है, 8 जुलाई को मुझे लगता है फैसला आना है। कि अभी एक प्रकरण में कोर्ट ने ऑलरेडी नीट यूजी की परीक्षाएं जो है उनका रिकंडक्ट कराने के लिए 1563 बच्चों का एक मंजूरी करी थी, जो कि फैसला सभी को ज्ञात भी है। अब जो नेक्स्ट 2 सुनवाई होना है वो 8 जुलाई और आगामी तिथि पर डिसाइड करी गई है। उसमें 2 अलग अलग पिटीशन और फाइल करी गई है। साथ ही जैसे अभी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अभी देखिए चार्जशीट फाइल करी है, चार्जशीट आगे प्रोसेस होगी, उस पर जांच होगी, जांच होकर पे जो संबंधित व्यक्ति है उसके ऊपर, क्योंकि अभी अज्ञात है, तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद में देखिए केंद्र सरकार के इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग। अभी प्रोसीडिंग में समय लगेगा, सीबीआई कोर्ट तक जब तक मामला आएगा तब तक समय लगेगा, और उसके बाद में कार्रवाई अपनी जगह चलेगी। लेकिन हम अगर यहाँ देखें कि जैसे कि कल सभी को पता है एनडीए के जो डीजी थे उनको हटा करके दूसरे किसी को अभी अपॉइंट कराया केंद्र सरकार ने। तो देखिए ये सब क्या है, एक लाइनअप है प्रोसीडिंग्स का। मतलब एक देखिए सरकार जो है पूर्ण रूप से ये जो इस तरीके की घोटाले या छात्रों के प्रति अगर कुछ संवेदनाएं रखती हैं तो उसको लेकर के लाइन ऑफ एक्शन एक एक करके ले रही हैं। जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 अभी परसों रात को ही जैसे त्वरित इनैक्ट किया है, पूरे इंडिया में लागू करा है। वो कानून लागू करने के बाद अब एनटीए के जो डीजी थे उनको हटा करके उनकी जगह पर दूसरे किसी को अपॉइंट करा है। तो अब ये जो प्रोसीजर है सरकार एक एक करके, अब देखिए नीट पीजी की जो एग्जाम्स हैं, हो सकता है उसमें भी कोई संशय हो किसी तरीके का। हम मानते हैं कि छात्रों के साथ में असुविधाएं हुई हैं, दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या मंत्रालय अब सजग हो चुका है उस विषय में, और आगामी समय में वो नहीं चाहता है कि छात्रों के साथ में किसी भी तरीके का और कोई खिलवाड़ हो उनके भविष्य के साथ में। तो इसके चलते वो एग्जाम को भी फिलहाल अभी निरस्त किया गया है, नीट पीजी की। तो इस तरीके से मुझे लगता है लाइन ऑफ एक्शन नाउ सरकार जो है एक अलाइनमेंट मोड पे है, और लाइन ऑफ एक्शन जो जो होना चाहिए एक एक करके उसको ले रही है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें देखने को मिलेगा विशाल जी। बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे। और इसके डॉक्टर शुभम आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं फाइमा के। शुभम, आपने से भी एक जिक्र किया कि जो पीजी का है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और सबसे बड़ी बात कि एक पूरा डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद अपनी एक किसी चीज़ में विशेषता पाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसकी तैयारी करने के लिए मुझे लगता है वो 6 महीने साल भर जो भी होता होगा उसमें बाकायदा वो एकांत ढूंढ के सारी चीज़ें करते होंगे। और जब रिएक्शन क्या था जब आपके पास कॉल आए, क्योंकि मेरी आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में मनीष जी से जब बात हुई तो उन्होंने अलग तरीके की बहुत फ़ोन आ रहे हैं, वेटिंग में आ रहे हैं, बार बार फ़ोन उनके पास भी आ रहे थे। रिएक्शन क्या था उन डॉक्टर्स का? जी, सबसे पहले बताओ तो हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। हम लोग को तो ऐसा लग रहा था कि कोई फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है, क्योंकि आजकल कई लोग ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, फेक इस तरह से नोटिसेस सर्कुलर सर्कुलेट करते हैं। और शुरू में जो सर्कुलर आ रहा था वो उतना ऑथेंटिक लग भी नहीं रहा था, और मतलब हम लोग की कॉमन सेंस हम लोग को इजाज़त ही नहीं दे रही थी कि इस बात को विश्वास किया जा सके कि एक एग्ज़ाम को 10-12 घंटे पहले कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि थ्रू आउट द डे एनबी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है उसके सर्कुलर्स आ रहे थे, जैसे कि जो आपने शुरू में जिक्र किया टेलीग्राम पे आ रहे थे। एनबी वालों ने उन पर केस भी एफआईआर भी करवाया कि इस तरह से जो भी दुष्प्रचार किया जा रहा है ये फेक है, और उस पर एनबीए ने एक एफआईआर भी फाइल किया हुआ है। थ्रू आउट द डे अलग अलग गाइडलाइंस के एग्जाम में किस तरह जाना है, जो भी एग्जाम की गाइडलाइन वो भी उन्होंने रिलीज की। तो किसी को तो ये अंदेशा ही नहीं था कि एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है, वो भी एट द वेरी लास्ट मोमेंट। और लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा, इस एग्जाम की हिस्ट्री अगर देखें तो ये सबसे पहले 3 मार्च को होना था। 3 मार्च से इन्होंने पोस्टपोन किया, फिर उसको कर दिया 7 जुलाई। मतलब ये एग्ज़ाम 7 जुलाई होना था। फिर ये इलेक्शन के वजह से उन्होंने ये कारण बताया। उसके बाद उन्होंने प्रीपोन कर दिया 23 जून, और अब फिर से पोस्टपोन कर दिया। तो ये प्रीपोन पोस्टपोन मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अधिकारियों के दिमाग में ये क्लैरिटी है क्यों नहीं कि एक दिए हुए जो टाइमलाइन है उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर सपोज उसके पास 1 साल है तो वो अपनी टाइमलाइन इस तरह रखता है कि सपोज मुझे 6 महीने में एक बार अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं या रिकवर करना है, उसके बाद 2 महीने एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस तरह से वो अपना पूरा ना साल का शेड्यूल बनाता है।
अब वो थ्रू आउट जब उसने तैयारी शुरू की तो उसने अपना शेड्यूल मार्च के हिसाब से बनाया। फिर जनवरी आते आते हो गया कि फरवरी आता है कि नहीं मार्च में होगा नहीं, ये जुलाई में होगा। फिर वो बंदा थोड़ा रिलैक्स हो गया, स्टूडेंट थोड़े से रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद जब जुलाई फॉर्म की डेट आनी नजदीक हुई, फॉर्म रिलीज होने आ रहा, तो अचानक से बिल्कुल 7 जुलाई से इन्होंने 2 वीक पीछे कर दिया, 23 जून कर दिया और अब फिर से कर दिया। तो ये समझ के परे है कि मतलब ये अधिकारी और सरकार ये जमीनी हकीकत से कितना मतलब इनका जुड़ाव दूर हो चुका है, इसी बात को दर्शाता है। बिल्कुल, और वो कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। जब आप बता रहे हो 3 मार्च को पहले होना था, फिर 7 जुलाई हुआ, फिर 23 जून हुआ, फिर पोस्टपोन हो गया। मतलब आपको क्या करना है, ये एम ही नहीं क्लियर था। इसका मतलब इसको आपको, और दूसरी चीज़, हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, अब तो पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उस पर भी अगर हमें लग रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, जिस आधार पर इस पेपर को स्थगित किया गया, लेकिन अब तो वो आधार भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 बार तो आप पहले भी कर चुके थे। कभी इलेक्शन बहाना था जी, पोस्टपोन हुआ था उसमें, बट ये काफी एडवांस में बता चुके थे, तो इसलिए उसमें कोई उस तरह से स्टूडेंट्स की तरफ से विवाद नहीं किया गया। इस बार अगर ये समय रहते ये बात बता देते 1 हफ्ते 10 दिन पहले, या जब भी ये नीट यूजी का मामला गरमा रहा था, या जब इन्होंने यूजीसी नेट का कैंसिल किया उस टाइम भी बता देते, तो अब आप ये देखो, कुछ लोग तो इनफैक्ट जो ये एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें एनआरआई कोटा भी होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो विदेशों से आके ये एग्जाम सिर्फ देने के लिए आए, उन्होंने लाखों रुपया फ्लाइट में, होटल में इसमें खर्च किया। जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो टाइमलाइन होती है कोचिंग का, एक चीज और जानूंगा शुभम, एक चीज मेरा ही सवाल है, कई लोग रशिया में जाके एमबीबीएस करके आते हैं, इंडिया के ही बच्चे, क्या ये उनके लिए भी ये पेपर होता है, वो यहाँ पर आके देते हैं? देखिए, जो भी विदेश में एमबीबीएस करते हैं ना, उनको एफएमजीस बोला जाता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जी। वो कोई भी देश में अगर आप एमबीबीएस करो, इंडिया में आपको अगर आके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ एक एग्जाम होता है एफएमजी, उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, तो उसको लाइसेंस मिल जाता है ऐसा जनरल फिजिशियन एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जब स्पेशलाइजेशन में आते हैं, मतलब उनको अगर एमडी एमएस करना है, तो ये एग्जाम होता है नीट पीजी। तो हर किसी को जिसको एमडी एमएस करना है उसको ये एग्जाम देना ही पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, मैं अवरल मलिक के पास चलूंगा। अवरल भाई, जो बार बार शुभमानंद कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है अधिकारियों में, और चलिए अभी चुनाव था, लेकिन उससे पहले चुनाव से हटकर जो बातें हैं कि एक पूरी लॉबी लगी है अच्छी चीज़ें करने के लिए, और उसमें एक लॉबी ऐसी है जो चीज़ों को ख़राब कर रही है, वो ये लॉबी है जो पेपर लीक हो रहा है। अधिकारी या तो मंत्री जी को सही बात नहीं बता रहे हैं, या मंत्री जी पर अधिकारी हावी हो गए हैं, क्योंकि ये मेन काम, देखिए अब उनके पास जो फाइल जाएगी उनको उतना ही रिएक्ट करेंगे। अब उन्हें बता दिया जाए सब अच्छा अच्छा है, तो कहें अच्छा चलिए मैं एक दिन जाऊंगा। उन्होंने कहा एक दिन जाऊंगा, तो उनका इस डिपार्टमेंट में जाना है, वो पहले सेटिंग बन जाती है। तो ध्यान आकर्षित हो नहीं रहा कि ये गलतियां यहाँ हो रही हैं लगातार, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी बदले गए हैं, ये भी आपको बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। पहले मनसुख मांडविया जी थे, अब वापस से जेपी नड्डा जी आ चुके हैं। जी जी, देखिए जो भी आवश्यक होगा, जनहित में जो भी आवश्यक होगा, वो कदम निश्चित सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। और जिस तरीके से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो भी अपराधी है उसे निश्चित रूप से सजा हो। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक ही उद्देश्य है, जनहित सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। और कुछ इस देश में लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि स्वार्थ सर्वोपरि। वो हर विषय में राजनीति ढूंढ लाते हैं। जो जनता की समस्या है उसको सॉल्व करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सरकार का भी सहयोग करना चाहिए विपक्ष को सकारात्मक रूप से। लेकिन इसमें भी ये राजनीति ढूंढ लाते हैं, जो कि दुख की बात है। और जनता इस बात को समझ रही है, और इसीलिए ये ट्रिपल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए कांग्रेस के लोग, कि जनता को मालूम है कि किस प्रकार से 60 साल जब इनका शासन रहा, तो इन्होंने जनता को किस तरीके से पीड़ा देने का काम किया, किस तरीके से जनता के साथ छल कपट करने का कार्य किया, किस तरीके से जनता को लूटने का कार्य किया, किस तरीके से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को देश में बढ़ावा देने का कार्य किया, और गांधी परिवार किस तरीके से इस देश को कंट्रोल करता रहा, ये देश के आम नागरिक को मालूम है। इसलिए ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाए। इनका जो घमंड है, अरे भाई नीट पे बताइए, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है?
पेपर लीक क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था जो भी कहाँ है? अपराधी है, जो भी दोषी है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, हमारा एक ही उद्देश्य है। शायद उसका जवाब सरकार के पास है नहीं, इसीलिए प्रवक्ता महोदय उस पर कुछ कह नहीं पा रहे। केवल क्या कहते हैं 70 साल पुराने कांग्रेस आऊंगा, आपके की पास भी आऊंगा, आपके पास भी दोषी आऊंगा, होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई आपके पास भी इस बात आऊंगा। को कहते हैं ना। अब हमने तो पेपर लीक नहीं कराया है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बैठकर कि भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं सरकार में जाएगा। आप हैं भाई साहब, तो पूछा भी आप ही से आऊंगा जाएगा। आऊंगा इस आपके देश का पास, ये दीपक जी जगह है। आऊंगा, पूरा समय दूंगा आपको। तभी तो कहते हैं कि किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। अविरल जी, अविरल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चलिए चाहूंगा। चलिए, एक सेकंड एक सेकंड। सौरभ आनंद, डॉक्टर सौरभ आनंद का कुछ सवाल, डॉक्टर सौरभ आनंद को कुछ सवाल है अविरल जी से। जी अविरल जी, आप मतलब हर भाजपा प्रवक्ता जो ये आके बताने की कोशिश करता है कि 2014 से पहले क्या हुआ या यूपीए शासनकाल में क्या हुआ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो नीट यूजी में 25 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए हैं, ठीक है, इन्हें तो कोई यूपीए शासनकाल की मेमोरीज होंगी भी नहीं, क्योंकि ये 22-23 साल वाले, 20 साल 22 साल ऐसे उम्र वो जब यूपीए के शासनकाल में तो वो बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, उन्हें तो कोई मेमोरी है नहीं। तो अब लेकिन वो जब आपका शासनकाल ही देख रहा है और उसके सामने कंपैरिजन करने के लिए और कोई शासनकाल है नहीं, और अब उसे लग रहा है कि मेरे साथ ये अत्याचार या गलत हो रहा है कि ये नीट एग्जाम, जहां इतने इसके साक्ष्य मिल चुके हैं कि ये नीट यूजी के पेपर लीक जगह जगह हो चुके, तो सरकार इसमें कदम उठाने में देरी क्यों कर रही है इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराने में? ये भी तो कल को जाके आप ही के वोटर्स होंगे। अगर इनको लगेगा कि सरकार हमारी बात सुन रही है, हमारे साथ जस्टिस कर रही है, तो कल को जाके ये लगेगा कि आप ही के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अगर इनको लगेगा नहीं ये सरकार तो हमारी कुछ सुनती ही नहीं है, तभी तो इनको लगेगा कि नहीं मतलब हमें इन भाजपा का अल्टरनेट आज इस देश में क्या है, तभी तो वो दूसरी पार्टी के पास जाएंगे। जी देखिए, हम कह रहे हैं ना, हम छात्रों के साथ हैं, हम अभिभावकों के साथ निश्चित रूप से हैं। और लेकिन जिस तरीके से यूपीए शासनकाल की बात है, तो यूपीए शासनकाल किन किन राज्यों में है, राज्य स्तर पर वो दिख रहा है आज भी। पश्चिम बंगाल का अत्याचार भी नजर आ रहा है, हिमाचल का अत्याचार भी नजर आ रहा है। 25 लाख बच्चों का क्या होगा? 25 लाख बच्चों का, उनका भी ध्यान दे दीजिए। बंगाल में तो आपके प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, एक बार चले जाते मिलने। पेपर लीक पे आइए ना, ये तब तो मैं रोज सुनता हूँ, रोज आप डिबेट पे आओगे, रोज यही बताओगे बंगाल में ये हो रहा है, राजस्थान में अशोक गहलोत के टाइम पर इतना, वो तो सवाल लूंगा ना मैं तो ये दीपक पांडे से कि भाई आपकी जब सरकार थी तो पेपर लीक हुआ तो आपने क्या किया। लेकिन मूल मुद्दा ये है, जैसे अभी डॉक्टर शुभम आनंद ने कहा कि भाई ये जो बच्चे नीट यूजी के थे ये तो आप ही के शासनकाल के, इनको मेमोरीज आप ही की पता है, क्योंकि जब वो 12 साल के रहे होंगे या 10 साल के रहे होंगे, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब तो समझ ही नहीं पाए होंगे क्या है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, और मोदी जी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए क्या इमेज बनेगी। 25 लाख बच्चा है भाई साहब, एक दो बच्चे या 25 लाख बच्चे नहीं है, 25 लाख परिवार हैं। आप ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल 25 लाख परिवार, क्योंकि यहाँ पे हर मतलब एक डॉक्टर बनने का सपना जब एक विद्यार्थी देखता है, उसी के साथ साथ उसके माँ बाप भी वो सपना देखते हैं और उसको दिन रात अपना एक कर देते हैं उस सपने को भुनाने के लिए। इस पे क्या होगा? इस पे भी हम कहें कि राहुल गांधी, इस पे भी हम कहें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, परिवारवाद, इस परिवार का क्या होगा? जी देखिए, वो सभी छात्र एजुकेटेड हैं और वो जानते हैं कि मोदी सरकार की क्या नियत है, मोदी सरकार की क्या मंशा है। हमारी एक ही मंशा है कि किसी अपराधी को, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और छात्र इस बात को जानते हैं, समझते हैं। उन्हें मालूम है कि कौन पार्टी इस देश के हित में काम कर रही है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 24/7 देश हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं, विश्वगुरु भारत और विकसित भारत की किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इसलिए वो इस बात को जानते हैं। और छात्रों के लिए भी, युवाओं के लिए भी राष्ट्र हित सर्वोपरि है। उनको मालूम है। अरे राष्ट्र हित में का पेपर लीक हो जाए तो कुछ बोले ना छात्र, ये कैसा राष्ट्र जी? ये जवाब बात मान लिया, मोदी जी के लिए राष्ट्र पहले है, की सेवा के लिए लगते हैं, लेकिन फिर तो यही बात कही जाएगी ना कि या तो मोदी जी तक सही जानकारी नीचे से ऊपर पहुंच नहीं रही है। वही मैं बात कह रहा हूं। मोदी जी के भी दिमाग में एक गलत इमेज ग्राउंड लेवल का बनाया जा रहा है, तभी वो इस पे कड़क एक्शन ले नहीं रहे। जी देखिए, अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी कमी है तो उसको पूरा किया जा रहा है, सही किया जा रहा है।
चलिए मैं अविरल जी, नीट यूजी का बात करूँ ना, सबसे पहले एक टिप ऑफ मिला था बिहार पुलिस को, वहां से इसका उद्भेदन, ये पूरी बात बाहर आई, और ये एनोनिमस टिप था। अगर शायद वो एनोनिमस टिप नहीं मिलता तो शायद हम लोग यहाँ पे बैठ के ये चर्चा भी नीट यूजी के ऊपर, जो चर्चा इतने दिनों से हो रही है, नहीं कर पाते, और शायद ये तमाम चीजें कई सालों से हो रही होगी और ये सिस्टम का एक हिस्सा बन गई होगी, जो कि अब इसकी परतें खुल रही है। और मैं स्वागत करता हूँ कि सरकार ने सीबीआई जांच की आदेश दिया है, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे नए नए जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन मेरी एक ही मांग है सरकार से कि पूरे इसके साक्ष्य मौजूद है कि नीट पेपर में धांधली हुई है, इसको बिना देरी करते हुए इस एग्जाम को रद्द कीजिए और इसको दोबारा से रीनीट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर 8 जुलाई को आएगा तो आप जाके कब फॉर्म दोबारा से निकालोगे और कब दोबारा से कंडक्ट कर पाओगे, उससे आप ये देखो जो 5.5 साल का एमबीबीएस का जो सेशन होता है वो कितना डिले होता चला जाएगा। अगर आइडियली तो इन बच्चों का सेशन जुलाई अगस्त में शुरू भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल, बट अब अगर एग्जाम ही जाके इनका दोबारा से अगस्त में जाके एग्जाम ही होगा तो वो उनका ये सेशन कितना डिले होगा। और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि फिर पूरा ये जो 5.5 साल का ड्यूरेशन होता है ये डिले हो जाता है। और जब 5.5 साल का ड्यूरेशन डिले होता है ना, जो फाइनल मतलब स्टूडेंट इंटर्नशिप जब पास करता है तो उसमें क्या होता है, वो पास करता है जाके मतलब करेगा अगर जुलाई अगस्त में जाके, अगर इस टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम लोग मान के चले, और नीट जो पीजी का एग्जाम होता है वो हो जाता है यूजुअली फरवरी मार्च में, तो वो उस साल फिर दोबारा, इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंटर्नशिप टाइम में पूरी नहीं हो पाएगी और इस वजह से वो नीट पीजी नहीं अपियर हो पाएंगे उस साल और उनका एक साल भी बर्बाद होगा। अविरल जी, सवाल आप तक पहुंच गया, जवाब दे दीजिए। देखिए, आपका सवाल, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है, उचित है, और जिस प्रकार से, जिस गति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है वो इसी के लिए काम कर रही है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको न्याय मिले। चलिए मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक पांडे के पास चलता हूं। दीपक जी, आप आरोप लगा रहे हो लेकिन आपकी सरकार जहां पर थी वहां पर भी पेपर लीक हुआ और कोई आपने भी बहुत क्रांति कार्रवाई नहीं कर दी थी वहां पे भी। तांत्रिक कार्रवाई नहीं की थी भाई साहब, तो हमारे यहाँ बार बार पेपर लीक नहीं हो रहा है। किसी से भी से हम ये मानने को तैयार हैं, किसी भी सरकार से एक बार गलती किसी भी विषय पे हो सकती है, लेकिन बार बार की गलती को गलती नहीं कहा जाता है। हमारी अगर एक बार किसी कारणवश गलती हुई होगी तो हमने उनसे सचेता, लेकिन इस सरकार में बार बार गलतियां हो रही, विगत 10 वर्षों से लगातार गलतियां हो रही, किसी एक पेपर विषय की ये मुद्दा नहीं है, अनगिनत मुद्दे हैं जिनमें पेपर लीक हुआ है भाई साहब। लेकिन अब विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है या सदन में घेरने की तैयारी भी कर रहा है कि भाई सवाल जवाब आप ही लोग करेंगे, क्योंकि एक हमने आपको चुन के भेजा है, हमने सबको ही चुना है। अब कोई विपक्ष में बैठ गया, कोई पक्ष में बैठ गया है, लेकिन आप क्या काम करेंगे वहाँ पहले आप बात इस पर करेंगे या किसी और विषय पे करेंगे? आपके गठबंधन का रुख क्या है? क्योंकि भैया ये 25 लाख परिवार की जवाबदेही कौन लेने को तैयार होगा? जिस हिसाब से अविरल मलिक जी जवाब दे रहे हैं, ये तो अभी भी कह रहे हैं कि दोषियों पे कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 5.5 साल की जो देरी है सेशन में, उसकी भरपाई कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए हम लोग रुके रहें तो ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब ने कही है कि 8 तारीख तक अगर रुके रहेंगे तो इसमें दिक्कत होगी। सीबीआई जांच निष्पक्ष करानी चाहिए और इसमें युवाओं की हित की बात करनी चाहिए, राजनीति को परे हटाना चाहिए। ये देश का भविष्य है, ये युवाओं का भविष्य है। इसमें पार्टी और राजनीति को अलग हटाते हुए, व्यक्तिगत चीजों को अलग हटाते हुए राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें युवाओं के भविष्य की बात करनी चाहिए कि यह पेपर हो और पूर्णतः सुरक्षित पेपर हो और जिससे हमारे देश की आगे की चीजें सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल, मैं तनुज दीक्षित के पास आऊंगा। तनुज भाई, अगर बात करें कि अब जैसे कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, सरकार ये पेपर रद्द कर देती है और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आता है, तब क्या स्थिति होगी? विशाल जी, मैं सबसे पहले पैनलिस्ट को यही जानकारी देना चाह रहा था कि यहाँ पर देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, तभी तो उस याचिका को इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित किया गया है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट पे न्याय पे आपको भरोसा करना होगा। और जब कभी भी कोई मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आगे हस्तक्षेप करके खुद के डिसीजंस देने की मतलब पावर रखेगा। निश्चित रूप से सभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मान्यता करना पड़ेगी और वही मान्य रहेगा, अंतिम मान्य वही रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले में तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा। और मैं विशाल जी, जैसा आपने कहा कभी नेगेटिव फैसला आता है या विपरीत आता है तो क्या होगा उस कंडीशन में बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि न्याय आपको मतलब जो छात्र हैं उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि अन्याय नहीं होगा। अगर कहीं भी इस तरीके की कोई भी गड़बड़ी जैसे कि सभी को दिख रही है अगर हुई है तो निष्पक्ष रूप से उसी स्तर पे आदेश होंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा ही फैसला मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रेषित किया जाएगा इस केस में। जी विशाल जी, बिल्कुल। और क्या कार्रवाई हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि भाई अब पीजी वाला है, इसमें भी आ जाए कि साइबर अटैक हो गया था, इस वजह से अंदेशा लगाया। हम साइबर अटैक पर कोई कानून है क्या? साइबर अटैक पे कानून क्या है? साइबर अटैक के लिए कानून है, लेकिन इस समय जो साइबर अटैक हुआ था ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। देखिए साइबर लॉ हमारे इंडिया में इंडिविजुअली बना हुआ है, काफी सारे सेक्शन है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का साइबर क्राइम किस वेबसाइट्स के थ्रू बना करके किया गया है। लेकिन अभी विशाल जी यहाँ पर मुद्दा ये रहेगा मेन रूप से कि एग्जाम्स अगर रद्द करी है, जब तक कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएगी जिसके ऊपर सुनवाई की जा सके और ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि ये कितनी सही और सटीक है, मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये जो एग्जाम रद्द हुई है इसका जवाब केंद्र सरकार से अगर मांगना रहेगा छात्रों को तो निश्चित रूप से इसके अलग से एक पिटीशन दायर करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये भी एक लंबा प्रोसेस होगा, ऐसा मुझे लगता है। तनुज, मुझे लगता है विशाल जी, देखिए केंद्र सरकार जिस तरीके से भी लाइन ऑफ एक्शन तय करके एक एक पार्ट पर एक्शन लेते जा रही है, उसी तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना विलंब के वैकेशन बेंच में भी सुनवाई करी। बिल्कुल, जो 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटा करके उनके एक्चुअल मार्क्स और री एग्जामिनेशन जो 23 जून को नीट यूजी की जो पहले आदेश करे थे, वो ये सब देखिए वैकेशन बेंच का डिसीजन था। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा देर करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर देर करना होती तो वैकेशन बेंच इस तरीके के किसी फैसले को नहीं देती। तो हमें न्याय पे भरोसा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना होगा और इंतजार करना होगा। मुझे लगता है जल्दी छात्रों के हित में कोई अच्छी खबर मिलेगी। जी बिल्कुल, हमें भी यही आशा है और कि छात्रों के हक में एक अच्छी खबर मिले। हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरीश, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस परीक्षा में गड़बड़ नहीं हुई होती तो वो कंपनी वाला अमेरिका क्यों भाग जाता? सारे नेता गुजरात के खामोश क्यों हैं, जबकि कंपनी गुजरात की है, गुजराती होने के नाते उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त था। गिरीश जी, जिस पेपर की आप बात कर रहे हो, पुलिस पेपर लीक जो थे, उस पेपर में वो गुजरात की कंपनी इन्वॉल्व थी। नहीं, पेपर में गड़बड़ी हुई है, ये सभी लोगों ने जाना। एनटीए में सब गड़बड़ हो रहा था, ये सब अब सामने आ रहा है। तो मैं देश की सरकार से अनुरोध करता हूं, जब इतनी बड़ी परीक्षा को आप संभाल नहीं सकते हैं, जब देश की शिक्षा व्यवस्था कॉमन नहीं है, पूरे देश की अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शिक्षा व्यवस्था है, तो प्रांतों के हिसाब से टेस्ट होने चाहिए, हर प्रांत के टेस्ट होने चाहिए, हर प्रांत से भर्ती होनी चाहिए। ये एनटीए क्यों बनाया गया है? एनटीए की कोई आवश्यकता नहीं। सीपीएमटी होता था, मेडिकल भी होता था, इंजीनियरिंग भी होता था, सब कुछ होता था। सब अपने मन का कर देना चाहते हैं, इसीलिए बिना आजमाए, बिना जाने, बिना समझे जो ये नीतियां बना रहे हैं मोदी साहब, इसी से देश का कबाड़ा हुआ जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपनी बात को रखने के लिए। गिरीश, मैं फाइनल कमेंट लूंगा डॉक्टर अविरल मलिक से। अविरल जी, एक आखिरी कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, अपनी बात को रख सकते हैं। जी देखिए, आज मैं इस चैनल पर आपको इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि जितने भी अपराधी हैं, जो भी दोषी है, एक भी नहीं बच पाएगा, एक भी नहीं बख्शा जाएगा किसी के आधार पर, किसी भी प्रूफ में। इस बात को कांग्रेस वालों को भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए और राहुल गांधी को भी समझ लेना चाहिए। तो सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं या सरकार के ऊपर बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भैया, मैं फिर आपसे कहूँगा, मैंने नोट कर लिया है तारीख और समय, कार्रवाई हो। अगर कोई अधिकारी भी इसमें फंसता है टॉप लेवल का ना, तो उस पर भी कार्रवाई हो। और डिबेट यहीं से क्लोज कर दूंगा कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है तो वो सवाल आप ही से पूछेंगे, आपकी सरकार से पूछेंगे। वो
तनुज के पास नहीं जाएंगे, वो सौरभ आनंद के पास नहीं जाएंगे, वो आपसे ही पूछेंगे। और आप बैठे हैं, आप सरकार में हैं, तो जवाबदेही आपकी है। आप किसी का नाम लेकर ये मत कहें कि भाई ये नहीं, ये वो कर रहे हैं। 25 लाख परिवार याद रखिए और इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। छात्रों के भविष्य की जंग, अब ये जंग जो है ना, ये कब तक चलेगी? क्योंकि एनटीए में बैठे लोगों ने उस पूरे शिक्षा के तंत्र पर ही जंग लगा दिया है, और उस जंग से कब मुक्ति पाएंगे, कब हम पेपर लीक से मुक्ति पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।